नमस्कार। द स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में प्रवेश और पहला हमला। पिलक स्तंभ के नीचे जाने के बाद समूह ने तुरंत अपने अगले कदम के बारे में सोचा। उनका पहला लक्ष्य एक सुरक्षित जगह ढूंढना था जहां वे अपना शिविर बना सकें। आसमान में मौजूद नकली सूरज थोड़ा हिल गया था, जिससे उन्हें पता चला कि यहाँ दिन रात का चक्र मौजूद था। बर्ट्रम ने अनुमान लगाया कि रात का समय दिन से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर इस जंगल में जानवर थे तो कुछ रात में शिकार करने वाले भी हो सकते थे। इसके अलावा अंधेरे का फायदा उठाकर हमला करने वाले दूसरे इंसानों के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे ही वे पिलर वाली जगह से बाहर निकलकर जंगल में घुसे, हर किसी का तनाव बढ़ गया। वे एक सीमित जगह में थे। उनका पहला लक्ष्य पानी का कोई स्रोत ढूंढना था ताकि वे उसके पास अपना कैंप बना सकें। पेड़ों के घने मुकुटों की वजह से पिलर के ऊपर से कुछ भी देखना मुश्किल था, इसलिए उन्हें अनजान रास्तों पर चलना पड़ा। वे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैक हैरान करने वाली तरह से शांत था। हालांकि वह अपने आसपास के पेड़ों के पीछे छिपे खतरों के प्रति सतर्क था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ भी उन पर चुपके से हमला नहीं करेगा। वह खतरों को सुनने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक मुश्किल काम था क्योंकि यह कोई शांत जंगल नहीं था। चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की दूर से आती हुई दहाड़ें और हवा से पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि वह पहले कभी इसका आदी नहीं था। यह शायद उसकी थोड़ी ज्यादा समझदारी परसेप्शन से जुड़ा था। जब उनका सबसे आगे चलने वाला भारी भरकम योद्धा बर्ट्रम एक छोटी पहाड़ी से गुजरा तो वह अचानक रुक गया। जेकब भी उसके पास आ गया। जैक सबसे पीछे था, लेकिन वह उनकी बात सुन सकता था। ये क्या चीजें हैं? बर्ट्रम ने पूछा जब उसने पहाड़ी के नीचे एक और छोटी खुली जगह देखी। जैक उनके पास आया। उसने कुछ ऐसे जानवरों के समूह को देखा जिन्हें वह शायद उन्हीं जानवरों में से एक मान रहा था। ये बड़े बेजक बैजक जैसे दिखते हैं। हालांकि जिस तरह से वे हिरन जैसी चीज को खा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका आहार बहुत बढ़ गया है, जेकब ने जवाब दिया। फिर वह बाकी समूह की ओर मुड़ा। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि हमें शिकार करना पड़ सकता है। ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिखते, इसलिए हम इन्हें संभाल सकते हैं। क्या कोई सुझाव है? जैक ने उन बड़े बेजरों को देखा। वे 4 थे और हर एक का आकार जर्मन शेपर्ड जितना था। जिस तरह से वे हिरन जैसी चीज को खा रहे थे, उससे बिना किसी संदेह के उनके दांत और पंजे बहुत नुकीले थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास की समझ कमजोर थी, क्योंकि वे अभी तक जैक या उसके समूह के बाकी सदस्यों को नोटिस नहीं कर पाए थे, जबकि वे सिर्फ 30 मीटर दूर थे। उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वास्तव में जैक को लगा कि उन्हें संभालना बहुत आसान होगा। जैक के विचारों को रोकते हुए दूसरे तीरंदाज कैस्पर ने अपनी बात रखी। मैं शिकार करने के पक्ष में हूँ। दूर से आती दहाड़ों से लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर आसपास हैं, और वे आज रात के हमारे खाने का स्रोत भी हो सकते हैं। ये कम स्तर के जानवर लगते हैं, उसने कहा, जिस पर जेकब ने सहमति में सिर हिलाया। लेवल शब्द सुनकर जैक ने आज फिर से अपने दिमाग में खुद को थप्पड़ मारा, ये सोचते हुए कि उसने अभी तक आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वह मन ही मन में झुंझलाते हुए सोचा, इसी काम के लिए तो ये स्किल है। वह एक एक करके जानवरों पर ध्यान केंद्रित करने लगा और अपने आसपास की बातचीत को अनदेखा कर दिया। उसे वही मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, कुछ हद तक। लव 3, लव 4, लव 3, लव 3। मैं तो बस कह रहा हूँ कि शायद ये बेजों से ज्यादा फेरेट जैसे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि वे थोड़े फेरेट जैसे नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम फेरेट और वीजल के बीच भ्रमित हो रहे हो। जैक आखिरकार बातचीत में वापस लौटा। उसने डेनिस, जो उनके समूह का हल्का योद्धा था, और लीना, जो जादूगरों में से एक थी, को किसी बेकार बात पर बहस करते हुए सुना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे चचेरे भाई बहन थे और उनके बीच कभी न खत्म होने वाली बेकार बहस चलती रहती थी, जो कभी कभी दिनों या हफ्तों तक चलती थी, जब तक कि वे आखिरकार असहमत होने के लिए सहमत नहीं हो जाते थे। जैक को मानना पड़ा कि उसे दोनों जानवरों में कोई समानता नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर उसे दोनों के बीच का अंतर भी नहीं पता था। लेकिन वह एक बात को लेकर निश्चित था, चाहे वह फेरेट हो या वीजल, दिल या सिर में तीर लगने से वह किसी भी तरह मर जाएगा। दोनों चचेरे भाई बहनों के बीच की बेकार बहस को रोकते हुए जेकब के अलावा दूसरा मध्यम योद्धा थियोडोर भी जैक जैसा ही सोच रहा था। दोस्तों,
मैंने अभी अभी उनमें से एक पर आइडेंटिफाई का उपयोग करने की कोशिश की और वह लेवल 3 का था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं देख सका। ओह, बहुत बढ़िया, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, जेकब ने खुशी से कहा और थियोडोर की पीठ थपथपाई। फिर वह जैक की ओर मुड़कर पूछा, हे जैक, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन मैंने भी उन्हें पहचानने की कोशिश की। उनमें से 3 लेवल 3 के हैं और एक लेवल 4 का है, जैक ने कहा। उसे कभी भी इस तरह के बड़े समूहों में सहज महसूस नहीं होता था, खासकर जब 9 लोग उसकी ओर मुड़कर देख रहे हों। सच में, वह बस चाहता था कि यह बेकार की बातचीत बंद हो और लड़ाई शुरू हो। वे 10 के मुकाबले 4 थे। उनके पास हमला करने का फायदा था। हर फायदा उनका था, इसलिए ये सब दिखावा बेकार लग रहा था। ठीक है, तो लगता है कि उनसे लड़ना ही सही फैसला है। अब हमारी रणनीति की बात। रणनीति बनाने और जानवरों से किस तरह लड़ना है, ये तय करने में कुछ और मिनट बीत गए। पहली चर्चा के बाद वे पहाड़ी के पीछे चले गए थे ताकि जानवर उन्हें देख न सकें। बीच बीच में पहाड़ी के ऊपर से झांककर देखने पर बेजो शायद वीजल शायद फेरेट जैसे जानवर अपने भोजन को लेकर किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं दिख रहे थे। योजना सीधी थी, दूर से हमला करना, 1 या 2 को घायल करने या मारने की कोशिश करना। बर्ट्रम अपनी ढाल के साथ सामने जाकर उनका ध्यान भटकाएगा, जबकि जेकब और थियोडोर उसकी सुरक्षा के लिए उसकी दोनों ओर से उसका साथ देंगे। योजना यह मानकर बनाई गई थी कि अगर उन पर हमला किया जाए तो जानवर बेवकूफ़ और आक्रामक हो जाएंगे। ओवरग्रोन बेजरों के लिए इतनी योजना बनाना शायद थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था। यह एक ऐसी भावना थी जिसे जैक समझता था, लेकिन वह इससे सहमत नहीं था। क्या कोई जोखिम न लेने वाली लड़ाई थोड़ी उबाऊ नहीं होगी? योजना में एकमात्र समस्या ये थी कि जादूगरों की किरणों की सीमा केवल 10 मीटर के आसपास थी, इससे ज्यादा दूरी पर वे अस्तित्व से मिट जाएंगी। ये बात अहमद, जो उनके समूह का अंतिम जादूगर था, को परिचय के दौरान बताई गई थी। इससे जैक और कैस्पर ही बचे थे। डेनिस को उसके फेंकने वाले खंजर के साथ आसानी से खारिज कर दिया गया, क्योंकि जैक को 30 मीटर की दूरी पर उसकी सटीकता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, या 10 मीटर पर भी, अगर वह उन्हें इतनी दूर फेंक भी पाता। और कैस्पर की बात करें तो उसने अपने जीवन में पहली बार आज ही धनुष पकड़ा था जब उसने तीरंदाज आर्चर क्लास को चुना था। तो जैक, क्या तुम्हें यहाँ से किसी एक को मारने का विश्वास है? जेकब ने पूछा। वह शायद उस योजना पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा था जिस पर उन्होंने पिछले 10 मिनट या उससे ज्यादा खर्च किए थे। जैक इस बात पर सहमत था कि योजना बनाना एक बर्बादी थी। अगर यह उस पर निर्भर होता तो जानवर पहले ही मर चुके होते। बेशक, जैक ने जवाब दिया, इस बार सभी के उसे घूरने पर वह पहले से थोड़ा कम असहज था। समूह की निष्क्रियता पर उसकी छिपी हुई निराशा उसके सामाजिक तनाव पर हावी हो रही थी। उसने अपनी पीठ पर रखे तरकश से एक तीर निकाला और उसकी जांच की। लकड़ी का डंडा, स्टील की नोक और पंख जैसे पदार्थ से बने पंख। वजन अच्छा और संतुलित था, तीर की नोक नुकीली थी और कुल मिलाकर वह अच्छी गुणवत्ता का लग रहा था। ठीक है, तैयार हो जाओ, जेकब ने कहा, और बाकी सब भी तैयार हो गए। हर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी थी। वे लड़ाके नहीं थे, केवल बर्ट्रम ही ऐसा लग रहा था जिसे कुछ ठीक ठाक प्रशिक्षण मिला था। जैक छोटी पहाड़ी पर चला गया और बाकी सब उसके ठीक पीछे पीछे आए। उसने जानवरों को देखा और तीर को धनुष पर रखा। उसने अपना धनुष उठाया और ध्यान केंद्रित किया। उसकी दृष्टि तुरंत तेज हो गई। वह सहज रूप से जानता था कि आर्चर सक्रिय हो गया था। जैसे ही उसने डोरी को खींचा, समय थोड़ा धीमा हो गया। आज पहली बार कुछ सही महसूस हुआ। सुबह की दिनचर्या, काम, परिचय और बाकी सब कुछ गलत था, लेकिन इस एक पल में जब उसने धनुष पकड़ा हुआ था, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा होना चाहिए था। उसने मुस्कुराया, निशाना साधा और तीर चला दिया। नतीजा देखे बिना ही उसने पहले ही दूसरा तीर निकाल लिया था और एक सहज गति में फिर से निशाना लगाने की तैयारी करने लगा। तीर का निशाना सबसे मजबूत जानवर, जो लेवल 4 का था, की गर्दन पर था। उसने दिल या सिर पर निशाना लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे उनकी शारीरिक रचना के बारे में बहुत कम जानकारी थी। दिल वहां नहीं हो सकता था जहां उसने अनुमान लगाया था, और खोपड़ी की कठोरता बहुत ज्यादा अप्रत्याशित थी। तीर सीधी रेखा में, गति, शक्ति और सटीकता के साथ उड़ा जैसा जैक ने पहले कभी नहीं चलाया था। हमला आने से ठीक एक पल पहले ही जानवर ने अपने शिकार के शव से अपना सिर उठाया था, तभी तीर सीधे उसके गले में लगा। वह पीछे की ओर गिर गया, और इससे पहले कि दूसरे बेजर समझ पाते कि क्या हुआ है,
दूसरा तीर आ गया जो बाईं ओर वाले बेजर की छाती में लगा और अंदर तक धंस गया। बाकी दो बेजरों ने पहाड़ी की ओर देखा और तुरंत जैक की ओर लपके। वे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। उनके 5 मीटर आगे बढ़ने से पहले ही एक और तीर आ गया। हालांकि इस बार वे तैयार थे और उन्होंने सीधे हमले से बचते हुए केवल दाहिनी ओर वाले जानवर पर एक हल्की खरोंच छोड़ी। जैक उनके पास पहुंचने से पहले केवल 2 और तीर ही चला सका। दोनों से उनमें से एक को मामूली चोटें आईं। इससे पहले कि जानवर जैक को काट पाते, एक विशाल आकृति उसके सामने आ गई, जिसके हाथ में एक बड़ी ढाल और एक छोटी तलवार थी। उसके दोनों ओर थियोडोर और जेकब थे। जैक उन तीनों के पीछे ही छिपा रहा और वह एक और निशाना लगाने की कोशिश करने लगा। पहला बेजर जो उन तक पहुंचा वह बिना चोट वाला था, जो बर्ट्रम की ढाल से टकराया और उम्मीद के मुताबिक पीछे हट गया। उसके ठीक पीछे घायल वाला था, जो थोड़ा ज्यादा सतर्क था। जेकब ने अपनी तलवार उसकी ओर दिखाकर उसे दूर रखने की कोशिश की। जब जैक ने निशाना साधने के लिए समय लिया तो ढाल से टकराने वाले जानवर को थियोडोर ने अपनी तलवार से उसके पीछे के पैरों में मारा। उसके घायल होने के बाद दोनों योद्धाओं ने उस पर हमला कर दिया। जेकब अभी भी घायल बेजर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी तलवार को इधर उधर घुमा रहा था और जानवर उस पर हमला करने और तलवार से बचने की कोशिश कर रहा था। जेकब के हाथों पर कई खरोंच आ गई थी और बेजर को भी कुछ चोटें लगी थीं। जैक ने अपना धनुष साधा और जैसे ही बेजर तलवार के हमले से दूर कूदा, जैक ने तीर छोड़ दिया जो बेजर के बगल में लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, जेकब की तलवार गिरी और उसके सिर पर लगी, जिससे उसकी जान तुरंत चली गई। बर्ट्रम और थियोडोर भी उसी समय अंतिम बेजर को मारने में सफल रहे। जिन दो पर उसने पहले हमला किया था वे भी मर चुके थे। उसने जिसे गले में मारा था वह तुरंत मर गया था, जबकि दूसरा कुछ मीटर तक उनकी ओर भागने में कामयाब रहा था, जिसके बाद वह अपनी चोट से हार गया। खून को देखकर जैक ने किसी महत्वपूर्ण अंग को मारा था, शायद दिल को। हे भगवान, हमने कर दिखाया, थियोडोर ने चिल्लाते हुए अपनी खूनी तलवार को घुमाया। उनके पीछे कैरोलीन जेकब की ओर दौड़ रही थी। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए और उसके हाथों के चारों ओर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। जैक ने जेकब के हाथों पर खरोंच और चोटों को धीरे धीरे ठीक होते देखा। जेकब ने उसका शुक्रिया अदा किया और जैक की ओर अजीब सी नज़र से देखा। जैक को किसी भी अनावश्यक सामाजिक बातचीत की इच्छा नहीं थी और जैसे जैसे एड्रेनालाइन कम हुआ, उसने उन सिस्टम संदेशों को देखा जो उसने लड़ाई के दौरान चूक दिए थे। आपने बेजर शावक स्तर 4 को मार डाला है। अपने स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारने के लिए बोनस अनुभव अर्जित किया। 8 टीपी अर्जित हुए। डिंग वर्ग तीरंदाज स्तर 1 पर पहुंच गया है। आंकड़े बिंदु आवंटित, जोड़ 1 मुक्त बिंदु। आपने बेजर शावक स्तर 3 को मार डाला है। अपने स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारने के लिए बोनस अनुभव अर्जित किया। 4 टीपी अर्जित हुए। आपने बेजर शावक स्तर 3 को मार डाला है। अपने स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारने के लिए बोनस अनुभव अर्जित किया। 2 टीपी अर्जित हुए। डिंग वर्ग तीरंदाज स्तर 2 पर पहुंच गया है। आंकड़े बिंदु आवंटित, जोड़ 1 मुक्त बिंदु। डिंग जाति मानव जीत स्तर 1 पर पहुंच गई है। आंकड़े बिंदु आवंटित, जोड़ 1 मुक्त बिंदु। आपने बेजर शावक स्तर 3 को मार डाला है। अपने स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारने के लिए बोनस अनुभव अर्जित किया। 2 टीपी अर्जित हुए। जैक ने सोचा, यह उम्मीद से थोड़ा ज्यादा था। उसे अच्छा महसूस हुआ। सही, बढ़े हुए आंकड़ों से मिली गर्म चमक ने मदद की, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। वह जीत गया था। यह एक आसान लड़ाई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा महसूस हुआ। हर बेजर को मारने का एहसास अभी भी उसके दिमाग में साफ था। हर मार से मिली संतुष्टि। वह और शिकार करना चाहता था। As requested, here is the second part of the story, translated into Hindi. दूसरा हिस्सा, दूसरा हमला और संघर्ष। जैसे ही जैक अपने लेवल अप और जीत की खुशी में डूबा हुआ था, उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली। उसे अपने साथियों की खुशी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हालांकि उसे जीत अच्छी लगी, लेकिन वह इसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता था। वे बस बड़े हुए चूहे थे। बेजर चूहे होते हैं, है ना? शायद नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टेटस, नाम जैक थेन। जाति मानव जीत स्तर 1। वर्ग तीरंदाज आचत स्तर 2। पेशा उपलब्ध नहीं। स्वास्थ्य बिंदु HP 130130। शक्ति बिंदु MP 120120। क्षमता स्टैमिना 111130। आंकड़े स्टैट्स, शक्ति 13, फुर्ती 14, दृढ़ता 13, शक्तिमत्ता 13, मजबूती 11,
बुद्धिमत्ता 12, समझदारी 12, समझ 18, इच्छा शक्ति 10, मुक्त बिंदु 3, उपाधियां टाइटल्स, नई दुनिया का अग्रदूत। पीछे मुड़कर देखने पर उसने परिचय के बाद से विंडो नहीं खोली थी। यहाँ तक कि उसने अपना वर्ग, क्लास या उपाधि टाइटल भी नहीं जांची थी। और यह निश्चित रूप से बढ़ गया था। उसकी फुर्ती अकेली उपाधि और स्तरों के साथ मिलकर लगभग दोगुनी हो गई थी, जो 8 से 14 हो गई थी। तीरंदाज के हर स्तर के साथ समझ परसेप्शन में 2 अंक की वृद्धि होने से ये पूरी 8 अंक बढ़ गई थी, और वह इसे महसूस कर सकता था। आवाज़ें ज़्यादा साफ थीं, उसकी दृष्टि पहले से ज़्यादा तेज थी, सिवाय तब कि जब वह आचार्य का उपयोग करता था। यह उसकी कल्पना हो सकती थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब वह वहां खड़ा था तो उसकी समझ अभी भी बढ़ रही थी। या तो नए आंकड़े स्टैट्स धीरे धीरे अपना बोनस दे रहे थे, या शायद उन्हें आदत डालने में समय लगता था। इसके साथ प्रयोग करना होगा, उसने मन में सोचा और खुद पर मुस्कुराया। आंकड़े सच में एक अजीब चीज थे। लड़ाई के दौरान वह एक एथलीट के चरम स्तर पर पहले से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत चला था, कम से कम। फिर भी यह सब इतना स्वाभाविक महसूस हुआ कि उसने एक पल के लिए भी सवाल नहीं किया। शरीर के प्रदर्शन में इतने बड़े बदलावों के अनुकूल होना कितना आसान था, ये लगभग डराने वाला था। इसे सिस्टम जादू मानते हुए उसने स्टेटस स्क्रीन को हटा दिया और आखिरकार देखा कि हर कोई या तो उसे घूर रहा था या मरे हुए बेज को। धन्यवाद, कैरोलीन, जेकब ने कहा। जैसे ही उसने अब शर्म से लाल हुई कैरोलीन को धीरे से अपने से दूर धकेला, उसने बाकी लोगों की ओर मुड़कर उनकी तारीफ की। बहुत बढ़िया काम किया सभी ने, खासकर तुमने, जैक। जेकब फिर से सामान्य लग रहा था। उसकी आंखों में वही शांत मुस्कान और चमक थी जैसी पहले थी। लड़ाई के बाद का तनाव अब तक हर किसी को छोड़ चुका था। एक तरफ तो जैक ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधे जानवरों को मारकर उनकी सावधानी से बनाई गई योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। योजना का एकमात्र उपयोगी हिस्सा ये था कि लाशों के साथ क्या करना है। उन्हें खाने का एक स्रोत चाहिए था, तो बेजर का मांस। वाह, बेजरों को ले जाने का तरीका निकालना एक परेशानी का काम था, क्योंकि कोई भी मरे हुए और खूनी जानवरों को उठाना नहीं चाहता था, खासकर वह जिसे बर्ट्रम और थियोडोर ने मारा था, क्योंकि वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त और छेदों से भरा था। उन्होंने केवल उन 2 को लिया जिन्हें जैक ने लड़ाई की शुरुआत में मारा था, क्योंकि वे सबसे साबुत थे। उन्हें ले जाने का काम अहमद ने संभाला, जिसे लड़ाई में योगदान न देने का बुरा लगा, और डेनिस ने, जो बस मदद करने के लिए उत्सुक लग रहा था। किसी ने भी जैक को कुछ भी लेने के लिए नहीं कहा। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में वह शिकायत नहीं करने वाला था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पानी का कोई स्रोत ढूंढते रहे। जैक ने अपने तरकश की जांच की और देखा कि पिछली लड़ाई में 6 तीर चलाने के बाद उसके पास 54 तीर ही बचे थे। तरकश पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने एक बार फिर उसे आइडेंटिफाई किया। जादुई तरकश सामान्य, एक तरकश जिसमें माना डालने पर सामान्य गुणवत्ता के तीर बनाने की क्षमता होती है। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि किसी चीज में माना कैसे डाला जाए, उसने खुद से कहा। लेकिन सिर्फ 4 सेकंड बाद ही उसे पता चला कि किसी चीज में माना डालना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। उसे बस उसे अपने हाथों में पकड़ना था और फिर ऐसा करने के बारे में बहुत जोर से सोचना था। ये लगभग सहज था। जैसे जैसे माना धीरे धीरे उससे निकला, ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वास्तव में असहज नहीं था। तरकश में उसने तीरों को धीरे धीरे प्रकट होते देखा, जो उसके किनारों से उगते हुए लग रहे थे। लगभग आधे मिनट बाद तरकश में फिर से 60 तीर थे, और माना डालने की कोशिश करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने माना को देखकर उसने देखा कि वह 102/120 पर आ गया था। तो प्रति तीर 3 माना। समझ गया, काश यह उन दिनों में काम आता, उसने जादुई तरकश की तारीफ करते हुए खुद से सोचा। फिर उसने कहा, या शायद नहीं, क्योंकि तब मेरे पास माना नहीं था। उसने तीरों को वापस इकट्ठा करने पर विचार किया था, लेकिन इसके कई कारण थे कि ऐसा न करे। सबसे पहले, उसे तीरों को फिर से उपयोगी बनाने से पहले किसी तरह साफ करना पड़ता। दूसरा, अगर उनका एक बार इस्तेमाल हो चुका हो तो उनकी भेदन शक्ति थोड़ी कम हो जाती। तीसरा, वह बस जादुई रूप से उन्हें बना सकता था, और अगर उसका खुद का माना कम होने लगे तो वह किसी योद्धा से उसे भरवा सकता था, क्योंकि वे अपने माना का किसी और चीज के लिए उपयोग नहीं करते थे। ये सब इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था कि तीरों को फिर से इकट्ठा करना कितना समय लेने वाला होगा, जबकि नए तीर बनाने में केवल कुछ सेकंड लगते थे। जैसे जैसे वे चलते गए, जैक जल्दी ही सामने आ गया। वह बर्ट्रम के बगल में चल रहा था।
बर्ट्रम कुछ कहने में हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। जैक, क्या तुम सेना में थे या कुछ ऐसा? या शायद तुम समय समय पर शिकार पर जाते थे? उसने आखिरकार पूछा। जैक थोड़ा चौंक गया, उसे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। दोनों नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था तो बहुत तीरंदाजी करता था, और जब मैं घर पर पुराने दोस्तों से मिलने जाता हूँ तो अभी भी अभ्यास करता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? जैक सच में उलझन में था। अगर उसे खुद कहना हो तो पिछली लड़ाई में उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन बस इतना ही। मुझे बस लगा कि तुमने वहां खुद को बहुत अच्छे से संभाला और कुछ नहीं, बर्ट्रम ने कहा और ज्यादा जोर नहीं दिया। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि जवाब से वह संतुष्ट हुआ हो। जैक ने सिर हिलाया और फिर से आगे की ओर देखने लगा। वह पेड़ों की पत्तियों को देख रहा था। एक चीज जो उसने देखी थी वह थी कीड़े मकोड़ों या किसी भी छोटे जानवर की पूरी तरह से अनुपस्थिति। पेड़ों पर पक्षी थे, लेकिन वे भी लगभग कबूतर के आकार के थे। हालांकि कीड़े न होना अच्छी बात थी। सामान्य जानवर शायद बदल गए थे, या शायद कुछ और ही बन गए थे। यदि वह उत्परिवर्तित मच्छरों, टिक्स या मकड़ियों की कल्पना करता, तो वह आसानी से देख सकता था कि उनका पूरा समूह बिना ये जाने ही खत्म हो सकता था कि वे कैसे मरे। जंगल बहुत घना था और पहाड़ियों, गिरे हुए पेड़ों और विशाल झाड़ियों से भरा था, जिससे 10 मीटर आगे क्या है, ये जानना एक मुश्किल काम था। इस वजह से वे बहुत धीरे चल रहे थे, मुश्किल से चलने की गति बनाए रख रहे थे। कुछ और मिनट चलने के बाद जैक ने आखिरकार अपने बाईं ओर कुछ हलचल देखी। उसने तुरंत बर्ट्रम की बगल में हाथ डाला, जिसने उसकी दृष्टि का पीछा किया, और उसने भी झाड़ी की सरसराहट देखी। बर्ट्रम ने अपना हाथ उठाया, बाकी समूह को रुकने का संकेत दिया। जैक ने अपने कंधे से धनुष उतारा और तरकश से एक तीर निकाला और उसे धनुष पर रखा। वह जो भी अंदर था उसके लिए तैयार था। कुछ ही देर बाद झाड़ी की सरसराहट बंद हो गई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। जैसे जैसे सेकंड बीते, हर कोई आराम करने लगा। जैक को छोड़कर सब। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अभी भी कुछ अंदर है। उसने ध्यान केंद्रित किया और आर्च आई का उपयोग किया, झाड़ी को बहुत करीब से देखा। उसने पत्तियों के बीच से रोशनी को चमकते हुए देखा, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक तीर छोड़ दिया। एक तेज चीख सुनाई दी, और लड़खड़ाता हुआ एक छोटा सूअर निकला, जो उनके घुटनों से ज्यादा ऊंचा नहीं था। कुछ कदम लड़खड़ाने के बाद वह जमीन पर गिर गया। उसकी बाईं आंख में एक तीर फंसा हुआ था। आपने सूअर जानवर स्तर 1 को मार डाला है। अनुभव अर्जित हुआ। एक टीपी अर्जित हुआ। जब वे मरे हुए सूअर को घूर रहे थे तो सब कुछ फिर से शांत हो गया। जेकब ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक और भी तेज आवाज से वह बाधित हो गया। स्क्वील! एक तेज चीख सुनाई दी, जिसके बाद जमीन पर धमक की आवाज आई, जिससे जमीन थोड़ी कांपने लगी। भागो! जैक को नहीं पता था कि किसने चिल्लाया था, और उसने सलाह का पालन करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। वह पीछे भागा और एक बड़े पेड़ के चारों ओर अपना रास्ता खोजा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी चाकू और तरकश से एक और तीर निकाला और उन्हें पेड़ में मारा, जो आसानी से अंदर चला गया। वह ऊपर चढ़ने लगा क्योंकि उसने अपने समूह के बाकी लोगों को देखा, जो सभी पेड़ों के पीछे छिपने के लिए भाग रहे थे। बर्ट्रम ही एकमात्र ऐसा था जो पीछे से सुरक्षा दे रहा था। उसकी ढाल धमक की दिशा की ओर थी। जैसे ही जैक तेजी से पेड़ पर चढ़ रहा था, झाड़ी, जहां से छोटा सूअर पहले आया था, फट गई। एक विशाल सूअर, जो बर्ट्रम से भी ऊंचा था, जो उनके समूह का सबसे लंबा सदस्य था, बाहर आया। सूअर ने बर्ट्रम और बाकी लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस पेड़ की ओर लपका जिस पर जैक चढ़ रहा था। वह अपने नुकीले दांतों के साथ पहले पेड़ से टकराया, जिससे वह बहुत ज्यादा हिल गया। इस झटके से उसकी तीर पर पकड़ छूट गई, लेकिन वह चाकू पर लटकने में कामयाब रहा और गिरने से बच गया, जो शायद निश्चित मौत होती। जैसे ही जैक ने एक और तीर निकालकर उसे छाल में फंसाकर खुद को स्थिर किया, बाकी समूह पास के एक और पेड़ के पास इकट्ठा होकर जम गया। हर कोई विशाल जानवर को घूर रहा था। आखिरकार जेकब ने हिम्मत की और जादूगरों और कैस्पर को उस पर जादू और तीर चलाने के लिए कहा। जानवर ने हमला करने के लिए तैयार 9 लोगों के समूह को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, इसके बजाय तेज आवाजें करते हुए अपने सिर को पेड़ से मारना जारी रखा। ये बाद में एक बुरा कदम साबित हुआ, क्योंकि इसने इंसानों को हमला करने के लिए पर्याप्त समय दिया। माना कि 3 गोले, जिसके बाद सूअर की बगल में एक अकेला तीर चला, जिसने आखिरकार उसे दूसरे इंसानों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। माना कि गोलों ने छोटे छोटे विस्फोट किए क्योंकि वे उससे टकराए, जिससे उसकी खाल पर छोटे छेद और जलन हो गई, जबकि तीर उसकी खाल को भेद भी नहीं सका।
विशाल सुअर अब नए और ज्यादा पहुंच योग्य लक्ष्यों के साथ समूह की ओर धमकने लगा। बर्ट्रम सहित किसी का भी उस चीज के साथ आमने सामने ताकत का परीक्षण करने का इरादा नहीं था, क्योंकि वे सभी पेड़ों के पीछे भागने लगे। इस वजह से वह उन पर हमला करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि उसने व्यर्थ में किसी को भी मारने की कोशिश की। वे पेड़ों के पीछे से बचते रहे, जानवर की तंग मोड़ लेने और ठीक से चलने की अक्षमता का फायदा उठाते हुए जैक को एक शाखा पर चढ़ने और एक सुरक्षित जगह बनाने का समय दिया। अपनी नई ऊंचाई से जैक ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। कैस्पर द्वारा चलाए गए तीरों की तुलना में जैक के तीर उसकी मोटी खाल को भेद कर जानवर में धंस गए। एक बार फिर उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अपनी मूर्खता में वह केवल पेड़ से ही टकराया। उसने खुद को दूसरों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जैक ने लगातार सुअर पर तीर चलाए, जादू के जब भी संभव हो माना कि गोले दागते रहे। इस बीच योद्धा तेज आवाजें करके और अपने हाथों और तलवारों को लहराकर जानवर का ध्यान अपनी ओर रखने की कोशिश कर रहे थे। ये सब काफी अच्छा चल रहा था, जब तक कि उन सभी ने एक चीख नहीं सुनी। जैक ने देखा कि जोआना किसी चीज से गिर गई थी और अब सुअर के कुछ ही मीटर के भीतर जमीन पर पड़ी थी। वह गिरने से पूरी तरह से सुध-बुध खो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह उठने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। सुअर निस्संदेह बेवकूफ था, लेकिन वह इतना स्मार्ट जरूर था कि जब उसने एक कमजोर शिकार को देखा तो उसने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर कर लिया। बर्ट्रम बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वह बहुत दूर और बहुत धीमा था, क्योंकि जानवर ने जोआना पर हमला कर दिया। उसने उसे अपने नुकीले दांतों से मारने की कोशिश भी नहीं की, वह बस उसके ऊपर से निकल गया। उसके विशाल खुर हर कदम पर जमीन को कुचल रहे थे। जैसे ही वह उसके ऊपर से भागा, एक तेज टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जोआना दर्द में चिल्लाई। इससे पहले कि वह मुड़कर उस पर फिर से हमला कर पाता, बर्ट्रम आखिरकार उस तक पहुंच गया और अपनी तलवार उसकी बगल में घुसा दी, जिससे उसकी लगभग 1/3 तलवार अंदर तक चली गई। इस हमले ने उसका ध्यान तुरंत बर्ट्रम की ओर कर दिया, क्योंकि उसने चिल्लाती हुई महिला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपने सिर को तेजी से घुमाकर उसने अपने नुकीले दांतों से भारी योद्धा को मारा, जिससे वह पीछे उड़कर एक पेड़ से टकरा गया। फिर भी तलवार उसकी बगल में फंसी रही। हालांकि घटनाओं के इस पूरे क्रम ने डेनिस को जोआना तक पहुंचने और उसे एक पेड़ के पीछे घसीटना शुरू करने का समय दिया। अपनी ऊंचाई से जब वह जानवर पर तीरों की बौछार कर रहा था, जैक ने सब कुछ देखा। इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, उसने सोचा, क्योंकि उसने हमला जारी रखा। उसे कम से कम महिला की नासमझी से बने स्थान का उपयोग करना चाहिए। जानवर अपने ऊपर लगे सभी तीरों से एक से ही पॉक्यूपाइन जैसा दिखने लगा था, और माना कि कभी कभी लगने वाले गोलों से उसके मांस में जलन हो रही थी। जानवर की हरकतें साफ तौर पर धीमी होने लगी थीं। वह जोर से हाँफ रहा था। अब वह डेनिस को लाल आंखों से घूर रहा था, जो जोआना के खून से सना हुआ था। इससे पहले कि जानवर एक और लापरवाह हमला शुरू कर पाता, जैक द्वारा चलाए गए एक और तीर से उसकी आंख में लगा। दूसरा तीर निकालने की कोशिश करते हुए जैक ने देखा कि उसका तरकश खाली था, क्योंकि जानवर फिर से उसी पेड़ की ओर दौड़ा जिस पर वह था। खून साफ तौर पर नीचे की झाड़ियों में जमा हो रहा था, और सुअर खुद ऐसा लग रहा था जैसे उसे लाल रंग के स्नान में डुबोया गया हो। माना कि 2 और गोले सुअर के पिछले हिस्से में लगे, और कैस्पर अभी भी तीर चला रहा था, हालांकि वह केवल मामूली नुकसान पहुंचा रहा था। जानवर अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, और योद्धा आखिरकार उसके पास जाने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त महसूस कर रहे थे। बर्ट्रम को छोड़कर, जो पहले पेड़ से बुरी तरह से टकराया था, उन सभी ने उस पर वार करना शुरू कर दिया। वह अभी भी होश में था, लेकिन वापस उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ और वार, योद्धाओं की तलवारों और लगातार खून बहने से जानवर आखिरकार गिर गया। आपने आयरनटिस्क सुअर स्तर 10 को मार डाला है। अपने स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारने के लिए बोनस अनुभव अर्जित किया। अनुभव आपके समूह के बाकी सदस्यों के साथ साझा किया गया। 302 टीपी अर्जित हुए। डिंग वर्ग तीरंदाज आचक स्तर 3 पर पहुंच गया है। आंकड़े बिंदु आवंटित, जोड़ 1 मुक्त बिंदु। जैक ने स्तरों की गर्म चमक महसूस की, लेकिन टैकिया की नोटिफिकेशंस के बारे में परेशान होना इंतजार कर सकता है। जैक पेड़ से नीचे कूदा और जहां जोआना लेटी हुई थी वहां पहुंचा। कैरोलीन पहले से ही अपने उपचार जादू का उपयोग करके उसके साथ थी। जैसे ही वह करीब आया, उसे शुरू में राहत मिली कि वह अभी भी जीवित थी, जब तक कि उसने उसके शरीर का निचला हिस्सा नहीं देखा। एक टांग पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जबकि दूसरी घुटने से पूरी तरह से गायब थी। सुअर के विशाल वजन ने उसे पूरी तरह से कुचलकर पेस्ट बना दिया था।
उपचार औषधि हीलिंग पोशंस का भी उपयोग करो। अहमद चिल्लाया। उसने अपनी एक बोतल निकाली और डेनिस को दी, जो उसके सिर को सहारा दे रहा था। उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और लाल तरल जोआना के मुंह में डाला। इसका असर तुरंत हुआ क्योंकि कुचली हुई टांग तेजी से ठीक होने लगी और थियोडोर ने जल्दी से उसे पकड़ा और उसे सही स्थिति में रखा, महिला की चीखों को अनदेखा करते हुए। टांग ठीक हो गई, लेकिन कटी हुई टांग की स्थिति कम सकारात्मक थी। हालांकि घाव बंद हो गया, लेकिन कोई नया अंग नहीं होगा। बर्ट्रम धीरे धीरे एक खाली बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए चला आया। उसकी स्थिति को देखते हुए उसने भी एक उपचार औषधि हीलिंग पोशन का सेवन किया होगा। जोआना बेहोश हो गई थी, शायद दर्द के कारण, और माहौल पहले से भी ज्यादा उदास हो गया था। इस बार कोई जीत का जश्न नहीं था। हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना खून कुछ भी आकर्षित कर सकता है, अहमद ने आह भरते हुए कहा। डेनिस और थियोडोर ने जोआना को ले जाने का फैसला किया, एक एक उसके हर कंधे को सहारा दे रहा था। सुअर के उन पर दौड़ने पर 2 बेजा के शव गिर गए थे, और सच कहूं तो किसी को भी उन्हें ढूंढने का मन नहीं था, खासकर तब जब उन्हें जीप के आकार के जानवर ने पूरी तरह से कुचलकर टुकड़ों में न बदल दिया हो। जैसे ही वे चलना शुरू हुए, जैक ने अपने हाथ में तरकश लिया और एक और लड़ाई छिड़ने की स्थिति में और तीर बनाने लगा। वे इस तरह की मामूली बाधा को अपनी तलाश को रोकने नहीं दे सकते थे। दिन की रोशनी अभी भी बची थी। जैसे ही 4 तीर बन चुके थे, जेकब और कैरोलिन दोनों धीरे हो गए और उसके बगल में चलने लगे। जैक उलझन में था कि वे क्या चाहते थे जब जेकब उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम अकेले होते तो। जैक के निष्क्रिय व्यवहार और अपनी आलोचना पर प्रतिक्रिया की कमी से जेकब और भी दुखी हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि जैक ने इसे दिल पर नहीं लिया, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे जवाब दे। उसने इस सवाल को बहुत गंभीरता से लिया। अगर वह अकेला होता तो क्या होता? लड़ाई को फिर से याद करते हुए उसने शुरू से सोचना शुरू किया। जब सुअर झाड़ियों से निकला और उसकी ओर भागा, तब वह पेड़ पर चढ़ रहा था और जानवर की पहुंच से पहले ही दूर हो गया था। हालांकि इसकी वजह से उसकी पकड़ कुछ समय के लिए ढीली हो गई, लेकिन उसे गिरने का कोई खतरा नहीं था। बढ़े हुए आंकड़ों स्टैट्स ने उसे अधिक मजबूत और तेज बना दिया था, और उसे सिर्फ एक हाथ से खुद को ऊपर उठाने में कोई समस्या नहीं थी। अपने आंकड़ों के साथ वह आसानी से पेड़ पर चढ़ पाता। उसने जानवर पर जो तीर चलाए थे, वे अंततः उसे तब तक खून बहाने के लिए काफी थे जब तक कि वह मर नहीं गया। अंत तक 50 से अधिक तीर उसमें घुस चुके थे, और अगर वे खत्म भी हो जाते तो वह और तीर बना सकता था। अंत में सुअर को मजबूर होकर जाना पड़ता या पेड़ के नीचे रहकर उसके तीर चलाने का इंतजार करना पड़ता। और जानवर के व्यवहार को देखते हुए ये संभावना थी कि वह तब तक वहीं रहता जब तक कि वह मुरपेड़ इतना मजबूत था कि वह वार झेल सकता था। उसे मुश्किल से ही कोई नुकसान हुआ था। इसकी परिधि इतनी बड़ी थी कि 7-8 वयस्क लोग हाथ पकड़कर इसके चारों ओर खड़े हो सकते थे। उसने ऐसा कोई परिदृश्य नहीं देखा जिसमें ये गिर जाता। तो संक्षेप में, अगर वह अकेला होता तो उसे सोलो अनुभव और टीपी मिलता और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता, हालांकि लड़ाई में अधिक समय लगता। इसके अलावा जैक में अपनी सहज प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज करने की एक स्वाभाविक अनिच्छा थी। जैसा कि वह मानता था, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते थे। जबकि वह सिस्टम से पहले अपने कामकाजी जीवन में बहुत गणनात्मक था, हमेशा एक विश्लेषणात्मक और डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाता था। वह अपने सहज ज्ञान पर भी बहुत भरोसा करता था। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के लिए भी यही बात थी। वह अपने अंतर्ज्ञान पर लगभग अस्वास्थ्यकर हद तक भरोसा करता था। जब तीरंदाजी की बात आती थी और जीवन में बाकी सभी चीजों की, तो उसने सब कुछ जैसा है वैसा ही लेना पसंद किया, अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हुए। और उसे लगा कि सिस्टम आने के बाद उसकी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान और भी मजबूत हो गए हैं। यहाँ तक कि इस ट्यूटोरियल में अब तक के अपने प्रदर्शन को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हुए उसने शायद ही कोई गलती की हो। अगर वह अकेला होता तो उसने सही तुरंत निर्णय लिए थे। उसने जो भी तीर चलाया, उसने कभी भी इस पर दोबारा विचार नहीं किया कि उसे चलाना चाहिए या नहीं। क्या होता अगर वह पेड़ पर चढ़ने में 1 सेकंड के लिए भी झिझकता? उसे शायद एक पेड़ और एक विशाल सुअर के बीच कुचलकर लुगदी बना दिया जाता। जिस तरह से हर जानवर का सामना अब तक हुआ था, उसके हिसाब से छोटा सुअर उन पर हमला करने वाला था, जिससे बड़े सुअर के साथ लड़ाई अपरिहार्य हो गई थी। उसके कार्यों का परिणाम शायद सबसे अच्छा न रहा हो, लेकिन वह अभी भी अपनी बात पर कायम था। छोटे सुअर को मारना सही फैसला था,
और लड़ाई के दौरान उसका प्रदर्शन उतना ही अच्छा था जितना कोई उम्मीद कर सकता था। मैंने वही किया जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और मैं छोटे सुअर को मारने के फैसले के साथ खड़ा हूँ। भले ही यह कोई और इंसान होता, हमारी टीम से नहीं, तो किसी पर भी भरोसा करना एक भयानक विचार है। ट्यूटोरियल हमें एक दूसरे को मारने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। इसे मत भूलो, उसने आत्मविश्वास के साथ शुरू किया, जो उसे पता नहीं था कि उसके पास है। जेकब, हमारी यह नई वास्तविकता ऐसी है जहां जादू मौजूद है। जोआना घायल है, लेकिन वह खतरे में नहीं है। उसने एक पैर खो दिया, लेकिन कौन कहता है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अपने बेहतर शरीर के साथ वह जल्द ही ठीक हो जानी चाहिए, और शायद हम उसके लिए एक लकड़ी का पैर या कुछ और बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। या हम बस उसे अपने शिविर की रखवाली करने दे सकते हैं क्योंकि वह जादू कर सकती है। ये हमारी पुरानी दुनिया नहीं रही। लोग मरते हैं। मैं कहूँगा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमने अभी तक किसी को नहीं खोया है। गंभीरता से ट्यूटोरियल पैनल को देखो सभी। उसके वाक्य का अंतिम भाग जोर से बोला गया सभी को संबोधित था। जैक ने भी अपना पैनल पहले ही खोल दिया था। ट्यूटोरियल पैनल अवधि 63 दिन और 20 घंटे 52 मिनट 39 सेकंड। कुल बचे हुए 1112 टीपी एकत्र किया गया 319। शुरुआत के बाद 1 घंटा भी नहीं बीता था, फिर भी लगभग 100 लोग मर चुके थे, और जैक को गंभीर संदेह था कि इन मौतों के पीछे केवल जानवर ही थे। बाकी लोग चुप थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यह कोई रहस्य नहीं था कि जैक अब तक समूह का मुख्य योगदान करता था, जिसने युद्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और संभावित खतरों के लिए आगे की खोज की। उसने एक बार उन्हें एक ऐसे क्षेत्र से भी दूर कर दिया था जहां जैक को लगा था कि मजबूत जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि वे यहाँ बहुत कम समय से थे और केवल 2 लड़ाइयों में थे, जैक ने अपनी दक्षता से कहीं अधिक दिखाया था। यहाँ तक कि जेकब, जो उनके समूह का वास्तविक नेता था, को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि जैक ने अब तक सबसे अधिक काम किया था। जैक, मैं बस चाहता हूँ कि तुम याद रखो कि हम एक टीम हैं। हमसे सलाह लो, हमें अपने विचार बताओ, इससे पहले कि तुम बस हरकत में आ जाओ, ताकि हम सब के लिए फैसला न ले सकें। जेकब ने आह भरी, अब इस विषय पर और बात करने को तैयार नहीं था। ये देखकर राहत मिली कि जैक का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो आगे बढ़ते रहें। अगला आधा घंटा बिना किसी घटना के बीता। जैक अभी भी सामने चल रहा था, बर्ट्राम उसके ठीक पीछे था, और बाकी समूह चुपचाप उसके नेतृत्व का पालन कर रहा था। अंत में, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अंधेरा होने लगा, जैक को दूर कहीं बहते पानी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने एक बार फिर अपनी बेहतर इंद्रियों के लिए धन्यवाद दिया और समूह को बताया कि उसने क्या सुना। हर कोई रिलीव्ड हो गया, और केवल 5 मिनट बाद वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और एक छोटी नदी को ठीक नीचे बहते हुए देखा। ये बहुत ही छोटी थी, मुश्किल से कुछ मीटर चौड़ी, जिसकी गहराई केवल टखनों तक थी, लेकिन ताजे पानी का स्रोत होता है। जल्दी से समूह को नदी के थोड़ा नीचे एक खुली जगह मिल गई और सभी घास पर बैठ गए। इस ट्यूटोरियल की शुरुआत के बाद पहली बार हर कोई आखिरकार रिलैक्स हुआ, जैक को छोड़कर, जो अपने तरकश को हाथ में लिए बैठा था। जैक ने रास्ते में और तीर बनाए थे, लेकिन उसे सिरदर्द होने लगा था। कम माना का एक लक्षण, ऐसा लगता है, क्योंकि उसका माना 11/120 तक गिर गया था। स्टैमिना अभी भी 116/140 पर ठीक लग रही थी। उसकी कक्षा में स्तर बढ़ने से मिली सहन शक्ति के कारण अधिकतम 10 बढ़ गई थी। अपने आंकड़ों को देखते हुए उसे एक बार फिर से अपने 4 अनएलोकेटेड फ्री पॉइंट्स की याद दिलाई गई। पिछली लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। छोटे लक्ष्यों के खिलाफ उसके तीर बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, और वह महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना लगा सकता था। सुअर की तरह बड़े जीव बहुत बड़े थे कि छोटे तीरों से उन पर ज्यादा असर पड़ता। कमजोर जगहें थीं, जैसे जब उसने आंख पर मारा, लेकिन अन्य कमजोर जगहें आमतौर पर सुरक्षित थीं। एक बड़े सुअर को गिराने के लिए उसे अपने तरकश के सभी तीरों का इस्तेमाल करना पड़ा, और वह भी मदद के साथ। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ताकत या चपलता में कुछ स्टैट्स किसी भी तरह से उसे कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम करेंगे। किसी भी अंक तक पहुंचने से पहले बहुत अधिक फर, त्वचा, मांस और मांसपेशियों को पार करना पड़ता था। अंकों को बचाना भी बर्बादी जैसा लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने 1 पॉइंट ताकत में, 1 चपलता में और 2 धारणा परसेप्शन में डालने का फैसला किया, बस अपनी कक्षा के वितरण का पालन करते हुए। अपने आंकड़ों को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं बदला था, सिवाय एक लेवल अप और फ्री पॉइंट्स के। आंकड़े: ताकत 15, चपलता
16 सहन शक्ति, 14 जीवन शक्ति, 13 कठोरता, 11 ज्ञान, 12 बुद्धिमत्ता, 12 धारणा, 22 इच्छा शक्ति, 10 फ्री पॉइंट्स, 0 आसपास देखते हुए वह साफ तौर पर मेन्यू स्क्रीन्स को देखने वाला अकेला नहीं था। इसके तुरंत बाद बातचीत शुरू हो गई। हर कोई आखिरकार थोड़ी सुरक्षा पाकर खुश था। किसी ने भी जैक से बात नहीं की, जो ठीक था क्योंकि वह बस सुनने में खुश था। ऐसा लगता है कि सुअर के मारने से सभी को अपनी जाति और कक्षा में एक एक स्तर मिला था। बर्ट्राम को तो अपनी कक्षा में 2 मिले थे। उसे पहले ही बैजर्स के साथ पहली लड़ाई से अपनी कक्षा में एक स्तर मिल चुका था, लेकिन सुअर के खिलाफ उसके योगदान से उसे काफी कुछ मिला। लगभग 20 मिनट तक रिलैक्स करने के बाद जेकब के उठने से शांति भंग हो गई, जिसने समूह से कहा कि जो डेलाइट बची है उसे बर्बाद न करें। काम बांटकर उन्होंने फायरवुड इकट्ठा करना, पेरीमीटर की जांच करना और कुछ बुनियादी उपकरण बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थियोडोर को आसपास पड़ी कुछ लताओं को लेने और शायद कुछ कामचलाऊ रस्सी बनाने का विचार आया। लताएं बहुत पतली थीं, लेकिन काफी मजबूत थीं और उन्हें एक साथ बुना जा सकता था। पेरीमीटर का सर्वेक्षण करने का काम जैक को मिला, जिसने 2 और बैजर्स को मार डाला जो क्लियरिंग के ठीक बाहर झाड़ियों में छिपे हुए थे। वे केवल लेवल 2 के थे, जिससे कोई स्तर नहीं मिला और केवल 4 टीपी मिले। अपने सभी तीरों को फिर से भरने के लिए पर्याप्त माना नहीं होने पर कैस्पर ने जैक को अपना कुछ तीर दिया ताकि उसका तरकश भर जाए। बाद में उसने और तीर बनाने के लिए अपनी खुद की माना खर्च करना शुरू कर दिया। प्रभावी रूप से एक मोबाइल तीर कारखाने के रूप में काम कर रहा था। इससे उसे जैक से तीरंदाजी और सामान्य तौर पर युद्ध से संबंधित टिप्स पूछने का मौका भी मिला। हालांकि जैक भी युद्ध में अपनी क्षमता के स्तर से सरप्राइज था। वह एक धनुष को कैसे संभालना है, इस पर सलाह देने के लिए कॉन्फिडेंट और विलिंग था। जब वह छोटा था तब उसने पेशेवर बनने की कोशिश की थी। हालांकि उसने इसके बारे में बढ़ चढ़कर ब्रैग नहीं किया, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि उसे एक चोट के कारण उस सपने को छोड़ना पड़ा था, जिससे थोड़ा मानसिक दाग रह गया था। उसने उचित रूपों का प्रदर्शन किया, निशाना साधने, तरकश से तीर निकालने, उन्हें ठीक से नॉकिंग करने, धनुष खींचने और अंत में तीर को छोड़ने पर सलाह दी, सब कुछ एक तरल मूवमेंट में। कैस्पर उसके बगल में था, मूवमेंट्स का पालन करने की कोशिश कर रहा था जबकि बीच बीच में 1-2 सवाल भी पूछ रहा था। दोनों तीरंदाजों के आसपास हर कोई कम से कम एक बेबोन्स फंक्शनल कैंप बनाने की कोशिश में व्यस्त था और अहमद ने जैक द्वारा मारे गए 2 बैजर्स को स्किन और तैयार करने का वॉलंटियर किया जो क्लियरिंग के आउटस्कर्ट्स में छिपे हुए थे। उसका लक्ष्य उन्हें पकाने लायक बनाना था। जैक और कैस्पर अपने ही तौर तरीकों में अकेले रह गए, अपने धनुषों के साथ घंटों ट्रेनिंग करते रहे। जैसे ही जैक कैस्पर को सिखाने के माध्यम से धनुष का उपयोग करने के अपने सभी ज्ञान पर वापस सोच रहा था, वह सिस्टम द्वारा अचानक उसे एक नोटिफिकेशन देने से सुखद रूप से सरप्राइज हुआ। स्किल अपग्रेडेड, बेसिक आर्चरी इंफीरियर। एक तीरंदाज का सबसे अच्छा दोस्त उसके हाथ में धनुष और उसके दुश्मन के दिल में तीर होता है। धनुष क्रॉसबो उसके साथ बुनियादी दक्षता को अनलॉक करता है और एक रेंज हथियार का उपयोग करते समय चपलता और ताकत के प्रभाव में एक बहुत ही छोटा बोनस जोड़ता है। ग्रेटर दैन एडवांस आर्चरी कॉमन। एक तीरंदाज का सबसे अच्छा दोस्त उसके हाथ में धनुष और उसके दुश्मन के दिल में तीर होता है। आपने धनुष के साथ बेहतर दक्षता दिखाई है, जिससे हथियार आपके लिए और भी अधिक familiar हो गया है। एक रेंज हथियार का उपयोग करते समय चपलता और ताकत के प्रभाव में एक छोटा बोनस जोड़ता है। स्टैट्स का बोनस इफेक्ट बहुत छोटे से छोटा हो गया, हालांकि जैक को अभी भी ठीक से पता नहीं था कि इसका प्रभाव कितना बड़ा था। उसका धनुष पहले से ज्यादा familiar नहीं लगा, शायद इसलिए कि वह पहले से ही इसके साथ बहुत सहज महसूस करता था। कैस्पर को कोई स्किल अपग्रेड नहीं मिला, फिर भी उसकी क्षमताओं में काफी सुधार हुआ। हालांकि काफी अंधेरा हो रहा था, लेकिन दिन में अभी भी काफी धूप बची थी और रात के खाने की तैयारी अभी दूर थी। जैक के पास अभी भी कुछ चीजें थीं जिन्हें वह टेस्ट करना चाहता था। ये सोचते हुए कि क्या करना है, उसने कैस्पर की ओर देखा और उसे एक शानदार विचार आया। नहीं जाता,